हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षाशाला। जैसा कि आपको पता है, शिक्षाशाला इज प्रेजेंटिंग डेली कॉन्सेप्ट लूप प्रोग्राम। और आज के इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 14 जनवरी 2022 को टेलीग्राम ग्रुप पर पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई to the horizontal at which the soil is expected to stay in absence of any lateral support is known as। देखिए क्वेश्चन आपके lateral stability वाले जो चैप्टर है उससे है, और देखेंगे कि यहाँ जो प्लेन बन रहा है हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे है। ठीक है, फाई एंगल पे है, तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। और इसमें एक कंडीशन भी लगाई है, एक्सपेक्टेड टू स्टे इन एब्सेंस ऑफ एनी लेटरल सपोर्ट। किसी भी तरह का लेटरल सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे नेचुरल स्लोप लाइन, रिपोज लाइन एंड द फाई लाइन। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अगर हम वाटर टेबल को ग्राउंड सरफेस से ऊपर बढ़ा दें तब क्या क्या इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर जब भी वाटर आएगा तो पोर वाटर प्रेशर आएगा। टोटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल स्ट्रेस इस डेप्थ में मान के चलिए आपने एच डेप्थ तक यहाँ पर वाटर टेबल बढ़ाया है ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेस बनेगा इस लेवल पे, इस फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट लेवल पे जो टोटल स्ट्रेस है दैट इज एच इंटू गामा डब्ल्यू। एंड इसी के बाद में अगर मैं पोर वाटर प्रेशर देखता हूं तो पोर वाटर प्रेशर भी क्या बनेगा? इसी लेवल पे एच इंटू गामा डब्ल्यू सेम। तो जो आपका सॉरी तो आपका जो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर है एंड टोटल स्ट्रेस है, ये इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी के साथ में अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं इस लेवल पे, लेवल 1 पे, तो सिग्मा माइनस यू, तो यहाँ पर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, ये ऑप्शन सही है। इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका जो ऑप्शन ए है इट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन अज्यूम्स, क्या क्या अजम्पशन थे? तो अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। सॉइल इज होमोजीनियस एंड फुली सैचुरेटेड, बिल्कुल सही है। वाटर एंड सॉइल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एंटायरली ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, एग्जैक्टली। तो यहाँ जो तीनों अजम्पशन दे रखे हैं वो करेक्ट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ कैसाग्रांडे लिक्विड डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप्स इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर, देन। देखिए ये कह रहा है जो हम इस तरह का जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बेस जो है पहले कितना था, पहले कैसा था, पहले मान के चलिए हार्ड है, हार्ड है, तो इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा। हमको 25 ब्लोज देने हैं लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, इस ग्रुप को फिल करने के लिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आ रहे हैं? 25। ठीक है, 25 ब्लोज पे ही यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो फिल हो जाएगा। बट अब हमने क्या कर दिया है, इसको सॉफ्ट कर दिया है, इस बेस को सॉफ्ट कर दिया है, तो जो इम्पैक्ट ट्रांसफर होगा कप पे इस ग्रुप को फिल करने के लिए, अब हमको पता है कि ये 25 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 25 से ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेज। जो वाटर कंटेंट है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप इस तरह से कह लीजिए कि नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ाने पड़ेंगे, बट ऑब्वियसली हम 25 ब्लोज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं? लिक्विड लिमिट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो वाटर कंटेंट था उस वाटर कंटेंट पर आपको 25 ब्लोज पर यहाँ ग्रुप फिल हो गया था, ये ग्रुप फिल हो गया था, लेकिन इस बार हमको 25 ब्लोज पर ही इस ग्रुप को फिल करना है, तो इम्पैक्ट यहाँ सॉफ्ट बेस की वजह से कम ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो वाटर कंटेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
A triaxial shear test is preferred to direct shear test because it can perform under all three drainage condition with complete control. एग्जैक्टली देखिए, डायरेक्ट shear टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो वहां पर ड्रेनेज पे भी कंट्रोल नहीं होता है, जो फेलियर प्लेन है वो पहले से प्री डिटरमाइन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ट्राईएक्सियल shear टेस्ट है वो काफी रिफाइंड कह सकते हैं डायरेक्ट shear टेस्ट से, और इसमें ड्रेनेज कंडीशंस को हम कंट्रोल भी करते हैं और हर एक ड्रेनेज कंडीशन के लिए हम इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट parallel to the stratification is always greater than the perpendicular to the stratification। बिल्कुल यहाँ पर आपने इस तरह से ये पैरेलल में, तो लेट दिस इज के पी लिख देता हूं मैं इसको, और K1 T1 K2 T2 K3 T3 यहाँ पर, तो Kp जो होगा ये ऑब्वियसली K1 इंटू T1 प्लस K2 इंटू T2 प्लस K3 इंटू T3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह से कैलकुलेट होगा। एंड अगर परपेंडिकुलर की बात करता हूं, लेट दिस इज z डायरेक्शन, तो यहां पर मैं kz अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये है बेसिकली अरिथमेटिक एवरेज, और ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां हो जाएगा ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये जो है एवरेज, ये हार्मोनिक एवरेज है। दिस इज हार्मोनिक एवरेज, दिस इज अरिथमेटिक एवरेज। तो सेम डेटा के लिए अरिथमेटिक एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक एवरेज। तो पैरेलल टू द स्ट्रैटिफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रैटिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द ड्राई डेंसिटी रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ वाटर आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखिए, ड्राई डेंसिटी गामा डी और मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट में अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो ये कर्व कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ ये OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद में अगर मॉइस्चर कंटेंट आप बढ़ाओगे तो ये रिड्यूस होगा। तो यही कहा गया है, ड्राई डेंसिटी रिड्यूसेस बाय एडिशन ऑफ वाटर आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द लाइन जॉइनिंग द पीक ऑफ 3 मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 3 कंपैक्टिव एनर्जीज इज कॉल्ड एज ऑप्टिमस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमस। वेल ग्रेडेड coarse grain soil can be compacted to a very high density as compared to fine grain soil। बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपके करेक्ट हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। The shear strength of soil is directly proportional to the angle of internal friction of soil, is inversely proportional to the angle of friction of soil, decrease with increase in normal stress, decrease with decrease in normal stress। तो यहाँ जो पूछा है कि decreases with decrease in normal stress, S is equal to, और आपको पता है जैसे कोहेजन C प्लस सिग्मा tan phi, ठीक है। तो यहाँ फाई के साथ जो रिलेशन है इतना क्लियर नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। फाई का यहाँ इसके साथ में डायरेक्टली रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर सिग्मा की अगर हम बात करें, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस को आप डिक्रीज करोगे तो शियर स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The object of classifying soil is arrange them into groups according to their properties and behavior। The object of classifying soil is arrange them into group according to their properties and behavior। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। The soil classification system is meant to provide an accepted and systematic method of describing various types of soil, eliminating personal factors। ये भी बिल्कुल सही है। जो आपके सॉइल क्लासिफिकेशन के जो थ्योरी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से अडॉप्ट की जाती है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ऑफ सॉइल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ग्रेन साइज के बेस पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले।
तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सभी करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ the major principal stress in an element of cohesionless soil within the backfill of retaining wall is vertical if the soil is in active state of plastic equilibrium। देखिए एक्टिव स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो जो वर्टिकल सिग्मा जेड होगा ये आपका मेजर होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो लेटरल होगा सिग्मा एच, क्योंकि यहाँ सिग्मा जेड जो है वो सिग्मा एच से ज्यादा है, तो ये सिग्मा जेड जो हो गया यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अगर ये पैसिव कंडीशन में होता तो सिग्मा एच एंड सिग्मा जेड में से सिग्मा एच ज्यादा होता, तो मेजर इस बार ये आपका सिग्मा एच हो जाता। तो जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। हालांकि और पढ़ लीजिए, वर्टिकल इफ सॉइल इज इन पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पूछा है, ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा इन दोनों में से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो पैसिव के केस में तो होगा ये हॉरिजॉन्टल और एक्टिव के केस में होगा ये वर्टिकल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए ग्रिलेज फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोडेड आइसोलेटेड कॉलम्स। बिल्कुल, जब हम ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका प्रोविजन ये है कि जब कॉलम्स पे, आइसोलेटेड कॉलम्स पे बहुत ही ज्यादा हैवी लोड आता है तब हम एक ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। इज ट्रीटेड एज स्प्रेड फाउंडेशन। एग्जैक्टली, ये एक स्प्रेड फाउंडेशन की तरह होती है। आपको भी पता है कि ग्रिलेज फाउंडेशन का जो फॉर्मेशन है वो बीम्स, कॉलम और स्लैब से मिलकर बना होगा। स्लैब और यहाँ एक कॉलम, यहाँ एक कॉलम, तो इनको हम बीम से सपोर्ट दे देते हैं और फाइनली यहाँ पर एक स्लैब फॉर्म में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लोड को। कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर प्लेस्ड स्टील बीम्स। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी कॉलम्स है, जैसे अब यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, तो इनको इस तरह से इन और बीम से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक बीम्स का ग्रिड बन जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल increases void ratio, decreases permeability। इफेक्टिव स्ट्रेस, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस जब आप बढ़ाएंगे या बढ़ता है तो void ratio भी डिक्रीज होता है एंड permeability भी डिक्रीज होती है। तो decreases both void ratio as well as permeability। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर रीडिंग्स आर करेक्टेड फॉर। हाइड्रोमीटर रीडिंग के जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, हाइड्रोमीटर की रीडिंग्स जो आएंगी उनको हम किस किस के लिए करेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन सा करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो टेम्परेचर करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, ये सब के सब आपको अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। और ये आपको पता होना चाहिए कि मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव और टेम्परेचर करेक्शन प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर रजिस्टिंग ऑन ए सॉइल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो। अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है ना, तो फाइनल सेटलमेंट की बात की जा रही है। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो एंड तो जैसा कि आपको पता है जो डेल एच अपॉन 1 प्लस एच नॉट इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डेल ई चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो इनिशियल वॉइड रेशियो अगर आप बढ़ाओगे, तो जो डेल एच है मतलब सेटलमेंट जो है वो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In a direct shear box test, plane of shear failure is predetermined। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता है डायरेक्ट shear टेस्ट में जो प्लेन होता है फेलियर का वो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से सॉइल फेल होगी। बेटर कंट्रोल इज अचीव ऑन ड्रेनेज ऑफ सॉइल इन ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में तीनों स्टेज जो होती हैं या तीनों फॉर्म जो होती हैं ड्रेनेज की उन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Stress distribution on failure plane in the case of triaxial compression test is uniform। Exactly,
डायरेक्ट शियर टेस्ट में ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के केस में ये यूनिफॉर्म होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, और आपसे पूछा है इनकरेक्ट। तो लास्ट वाला पढ़ते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। नहीं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये सभी तरह की सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट यहां पर हो जाएगा डी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ स्लोप इज द रेशियो ऑफ actual cohesion to the required maintain stability of slope, actual cohesion to that required to maintain stability of slope, ठीक है, and shear strength to the shear stress along the surface। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट दी पूछा है स्लोप, तो 5/5'/5m, ये हम m की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअल कोहेजन टू दैट रिक्वायर्ड टू द मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, तो ये 5/5 का रेशियो भी होता है एंड τ/τ का रेशियो भी होता है। तो फेलियर पर और रिक्वायर्ड, दिस इज द फेलियर एंड दिस इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन बी डी जो है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट 4। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आपको पता है जो फाई की वैल्यू होती है वो सी सॉइल्स के लिए कम होती है, कोहेसिव सॉइल्स के लिए कम होती है। तो यहाँ एंगुलर ग्रेन्ड लूज सैंड, एंगुलर ग्रेन्ड डेंस सैंड, राउंड ग्रेन्ड लूज सैंड और क्लेज। तो प्योर क्ले में तो फाई की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए और ऑप्शन दिए थे आपको। डिस्पर्ट टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज अरेंज्ड इज एन अरेंजमेंट कंप्रेसिंग पार्टिकल हैविंग। डिस्पर्स जो डिस्पर्स अरेंजमेंट होता है उसमें फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है ना, आपने फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ा है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन। द न्यूट्रल स्ट्रेस इन सॉइल मास इज। स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रेस जिसको पोर वाटर जो होता है वो रजिस्ट कर ले। तो स्ट्रेस टेकन अप बाय द पोर वाटर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल स्ट्रेस। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस। ये जो रेशियोज हैं ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का रेशियो होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। A clay subjected to pressure in excess to its present overburden pressure is said to be. A clay subjected to that pressure in excess, its present overburden pressure is said to be pre-compressed, pre-consolidated, over-consolidated। तो ये जो तीनों टर्म है ये एक ही बात है। सॉरी, तो यहां पर ये तीनों जो टर्म है ये एक ही बात है, तो इसका मतलब यहां ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमेंट विच इज influence permeability are both viscosity and unit weight। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परमिएंट विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी। ठीक है, तो परमिएंट का मतलब जो लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। परमेबिलिटी को कौन कौन इफेक्ट करता है, अगर लिक्विड के वेट में बात की जाए तो उसका विस्कोसिटी एंड गामा डब्ल्यू दोनों ही इसको अफेक्ट करेंगे। Pick up the correct statement from the following. The range of water contained between liquid limit and plastic limit called as plasticity index IP. So IP is equal to WL minus WP. The ratio of liquid limit minus natural water content to the plasticity index of soil. देखिए यहाँ क्या कहा गया है, liquid limit WL minus WN upon IP, ये जो है इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स,
और WN माइनस WP अपॉन IP इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी इंडेक्स। तो ये सारे फॉर्मूले आपसे लैंग्वेज में पूछे हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Rankine theory of active earth pressure assumes soil mass is homogeneous, dry and cohesionless. Exactly. आपको यहाँ थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, cohesionless soil इसने assume की थी। Ground surface is a plane which may be horizontal or inclined. जो ग्राउंड सरफेस है उसको इसने प्लेन माना है, और जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइंड भी हो सकती है, लेकिन ये इस तरह की कर्वीलिनियर ग्राउंड सरफेस नहीं होगी। बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। एग्जैक्टली। तो यहाँ वॉल को जो हमने माना था, ये जो वॉल है इसको हमने वर्टिकल भी माना है और स्मूथ भी माना है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। रैनकाइन थ्योरी का जम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। For testing a saturated clay for shear strength, the test recommended सैचुरेटेड क्ले के लिए shear strength कैलकुलेट करनी है, और आपसे पूछा है कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेंगे, तो डायरेक्ट shear टेस्ट। आप देखिए बात क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट shear टेस्ट के पहले हम ट्राईएक्सियल अगर दे रखा है तो उस पर जाएंगे, तो ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें भी स्पेशली यूनिफाइड कंप्रेशन टेस्ट भी दे दिया है। तो आपको पता है सैचुरेटेड क्लेज के लिए जनरली हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होगी, अगर हम वैसे बात करें तो। एंड तो इस वजह से आप जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स इज नोन एज, यहाँ क्या क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इस रेशियो को हम बोलते हैं एयर कंटेंट। क्या बोलते हैं इसको, एयर कंटेंट। और वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज वॉइड क्या हो जाता है, वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स, तो यहाँ कुछ करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स वेरिएशन इन शियर स्ट्रेंथ विद वाटर कंटेंट। फ्लो इंडेक्स, शियर स्ट्रेंथ विथ वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा है। प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट इज नोन एज श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स ऑफ सॉइल, ये भी सही है। लास्ट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको थोड़ा सा इन ढंग से पढ़ लेते हैं। इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स वेरिएशन इन शियर स्ट्रेंथ विद वाटर कंटेंट। लैंग्वेज में पूछा है और ये सही है कि यहाँ जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को चेंज करेंगे तो उसकी शियर स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। तो इसको जिससे हम जिस इंडेक्स से इंडिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। The triaxial apparatus is usually for, तो unconsolidated undrained test, ठीक है, कंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट। इसका मतलब हम इन तीनों स्टेट्स में इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव्स लाइक ए डेंस सैंड, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विथ हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ये जो है ये डेंस सैंड की तरह बिहेव करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग दिस।